हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पीजीटी हिस्ट्री के लिए सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन और साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग टीआरई 3 में 27 अगस्त 2024 को जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंबालाल साराभाई ने। एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से अंबालाल साराभाई ने बचाया था। आश्रम में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे। इसका संचालन लोगों द्वारा दिए गए दान से होता था। गांधी जी ने अमृतलाला ठक्कर की सिफारिश पर एक हरिजन परिवार के दूधा भाई, उसकी पत्नी और पुत्री लक्ष्मी को आश्रम में रहने के लिए बुला लिया, जिससे नाराज होकर गांधी जी की बहन रलियात बेन आश्रम छोड़कर चली गई थी। उनके जाने के बाद लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया था, किंतु कुछ दिनों बाद अंबालाल साराभाई ने 13,000 रुपये का दान देकर आश्रम को बचाया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दे सकूं। यह किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन ने। वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी अभिलाषा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दे सकूं। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की निंदा की और उसे अल्पसंख्यक लोगों की संस्था कहा। उसकी मांगों को अज्ञात में छलांग लगाने से तुलना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय सरकारी अधिकारियों एवं नौकरों को कांग्रेस में शामिल होने या उससे संपर्क रखने पर रोक लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1919 में अमृतसर। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे, किंतु अब तक उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश नहीं किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में किया गया था। अमृतसर अधिवेशन में उपस्थित होकर गांधी जी ने कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग दुर्घटना। फरवरी 1919 में रॉलेट कानून पास होने के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का आयोजन का प्रस्ताव रखा था। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाने तथा हड़तालें आयोजित करने का आह्वान किया गया। अप्रैल 1919 में देश के विभिन्न स्थानों पर जब जुलूस निकाले जा रहे थे, तब 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एकत्रित हुए लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दिया, जिससे बहुसंख्यक लोग मारे गए। इस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया। अगला प्रश्न है, कहाँ पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया गया, जिससे 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में चौरी चौरा, जो गोरखपुर में है, नामक स्थान पर किसानों की एक भीड़ ने पुलिस थाने पर आक्रमण कर दिया और आग लगा दी, जिससे 23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर पूरे भारत का सर्वप्रथम दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की ज़रूरतों और हालात को समझा। उनके प्रारंभिक प्रयास चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। इन आंदोलन की सफलता के पश्चात गांधी जी का उदय भारतीय राजनीति में हुआ। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस नेताओं। 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी का मानना था कि असहयोग आंदोलन यदि स्थगित नहीं किया गया तो वह और अधिक हिंसक हो जाएगा। अतः असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने का विरोध कांग्रेसी नेताओं ने किया था। मार्च 1922 में गांधी जी पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। अगला प्रश्न है, तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1921 में तिलक स्वराज कोष के लिए एकत्रित 1 करोड़ रुपए की धनराशि में 31.7 लाख रुपए बंबई में एकत्रित हुआ था। लाला लाजपत राय ने पंजाब में घूम घूम कर 9 लाख रुपए एकत्रित किए थे। अन्य राशि विभिन्न उद्योगपतियों, कांग्रेसी नेताओं एवं सामान्य जनता ने तिलक स्वराज कोष में जमा किया था। अगला प्रश्न है, 1923 में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CR दास। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के पश्चात CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज दल का गठन किया था। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इनका मुख्य उद्देश्य विधानसभा में प्रवेश कर भारतीय समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष उजागर करना था। अगला प्रश्न है, भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय उदारवादी संघ और स्वराज दल आदि संवैधानिक पार्टी थी। 1923 के चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय उदारवादी संघ पराजित होती है, वहीं स्वराज दल 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें जीतकर एक बड़े दल के रूप में उभरी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में आया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1928 में। साइमन कमीशन 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। यह 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। इसने उत्तरदायी शासन तथा भारत में एक संघ की स्थापना पर अपना सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है। अरब क्षेत्र में इसके संस्थापक मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब थे। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता शाह वली-उल्लाह थे, लेकिन इस आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी को माना जाता है। इसका मुख्य केंद्र पटना था। अगला प्रश्न है, इसके अतिरिक्त गांधी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। गांधी जी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया था जिसे रचनात्मक कार्यक्रम कहा जाता है। इसके अंतर्गत सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देना, जाति विषमता को दूर करना, खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता, शैक्षिक सुधार, सफाई और स्वच्छता आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है, लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन। 1929 में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अगला प्रश्न है, अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। इसका सही आंसर है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है, लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं होने के कारण असफल रहा। सम्मेलन की असफलता के पश्चात गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 90,000। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। जब आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था उस समय नेहरू के आकलन के अनुसार 90,000 से अधिक व्यक्ति जेल जा चुके थे। अगला प्रश्न है, किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने वायसराय से सब अध्यादेश हटाने और बंदी बनाए गए सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की अपील की, किंतु सरकार ने अपील नामंजूर कर दी। इस संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस ने वक्तव्य दिया कि मिस्टर गांधी का सिविल अवज्ञा निलंबन का नवीनतम कार्य उनकी असफलता की स्वीकृति है। हमारा स्पष्ट मत है कि राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे। अगला प्रश्न है, किन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि वे मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल और पंजाब। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन पहला चुनाव 1937 में हुआ था। मुसलमानों के 485 आरक्षित स्थानों में से केवल 110 सीटों पर ही लीग जीत सकी। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल और सिंध में लीग को अन्य मुस्लिम दलों ने पछाड़ दिया, अर्थात मुस्लिम लीग इन प्रांतों में बहुमत प्राप्त करने में असफल रही। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। इस दौरान गांधी जी ने लोगों को देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया तथा लोगों को करो या मरो का नारा दिया। इस नारे के साथ ही 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन। मार्च 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत भेजा था। इसका मुख्य कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करना था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए M.A. जिन्ना ने। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बहुमत के साथ एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान की मांग करना था। अगला प्रश्न है, विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माउंटबेटन ने। विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा माउंटबेटन ने की थी। माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना जारी की गई थी। इस योजना को माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेश भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने माउंटबेटन योजना को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को कॉमन सभा में पेश किया तथा 16 जुलाई को लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया। यहाँ से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को यह विधेयक भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेद। वेद भारतीय उपमहाद्वीप में अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तकों में प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य ग्रंथ हैं, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह एक संहिता है जिसमें 10 मंडल हैं व 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की तिथि के विषय में भी काफ़ी मतभेद है। मैक्स मूलर ईसा पूर्व 1200 से 1000 इसकी तिथि मानते हैं, जबकि जेकोबी ने इनका रचना काल तृतीय सहस्राब्दी बताया है। कई मतों पर विचार करने के उपरांत हम सामान्यतः ऋग्वेद को ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, गंगा और अन्य कई निकलती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, गंगा और अन्य कई नदियां हिमालय के शिवालिक पर्वत से निकलती हैं। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ, जिसे शिवालिक या हिंद ब्रह्म नदी भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। सिंधु घाटी के लोग अपने घरों को बनाने के लिए लकड़ी और पकी हुई दग्ध ईंटों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग मकानों की छतें भी लकड़ी से बनाते थे। दरवाजे, खिड़कियां आदि को बनाने में लकड़ी ही मुख्य सामग्री थी। सिंधु घाटी के लोग मकान, नालियों तथा स्नान गृह अच्छी तरह पकाई गई ईंटों की सहायता से बनाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट आदि विद्वानों के अनुसार हड़प्पा संस्कृति का विनाश बाह्य आक्रमण के कारण हुआ, जबकि प्रसिद्ध भूतत्व वैज्ञानिक M.R. साहनी का विचार है कि सैंधव नगरों का विनाश भारी बाढ़ के कारण हुआ था।
KUR केनेडी ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों के परीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष दिया कि सिंधु सभ्यता का विनाश मलेरिया महामारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया की। हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी संस्कृति थी। दक्षिण एशिया दुनिया की सबसे महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक का केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता है, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता से हुआ था। नगर एक ऐसा विशाल जन समूह होता है जिसकी जीविका प्रधानतः उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। व्यावसायिक उत्पादनों विनिमय द्वारा ग्रामों से खाद्यान्न प्राप्त होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल बनवाली और धोलावीरा आदि इस सभ्यता के नगर नियोजन को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी प्रजा की खुशी में ही उनकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, यह किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य। अपनी प्रजा की खुशी में ही उनकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, यह कथन कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रजा पालन एवं राजा के प्रजा के प्रति व्यवहार के लिए उनके नैतिक आचरण के परिप्रेक्ष्य में लिखा है। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुईं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। बौद्ध मत की परिषदों के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए होता था। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने व उनका पाठ करने आदि के उद्देश्य से बौद्ध मत की परिषदों के आयोजन की परंपरा चल पड़ी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह, द्वितीय का वैशाली, तृतीय का पाटलिपुत्र व चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेमचंद्र राय चौधरी। एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह कथन प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का है। इस कथन में चौधरी जी ने अशोक का मूल्यांकन करते हुए कहा कि अशोक में इन तीनों महान शासकों के गुण विद्यमान है, इसीलिए अशोक को महान अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक ने। कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की आधारशिला सम्राट अशोक ने रखी थी। अशोक कला व स्थापत्य के क्षेत्र में एक महान निर्माता था। उसने कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन करवाया था तथा बराबर पहाड़ियों को कटवाकर आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपाटन नामक 2 नगरों की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रादेशिका कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्व संग्रहकर्ता। प्रादेशिका राजस्व संग्रहकर्ता थे। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था। प्रांत जिलों में विभाजित थे जिनमें रज्जुक एवं प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जो जिलों के प्रशासन एवं भू राजस्व व्यवस्था के साथ न्याय व्यवस्था को देखते थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक की। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति अशोक की थी। कलिंग के युद्ध की विभीषिका के कारण उसका हृदय परिवर्तन हुआ
और वह भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपना लिया, जिसके कारण शांति और अहिंसा की नीति के कारण देश को सैनिक दृष्टि से निर्बल कर दिया, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। अगला प्रश्न है, रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन की। रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति हर्षवर्धन के द्वारा रचित थी। हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसने अपने शासनकाल में शिक्षा एवं साहित्य की उन्नति को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान किया। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अगला प्रश्न है, किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान भी दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान भी दिया था। हर्ष एक धर्म सहिष्णु सम्राट था और इस रूप में ब्राह्मणों तथा बौद्धों को सम्मान करता था तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया था। हर्ष चरित्र में कई स्थानों पर ब्राह्मणों के प्रति उसकी उदारता का उल्लेख हुआ है। हर्ष के समय में प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। इस समारोह में हर्ष दीन दुखियों एवं अनाथों में प्रभु दान वितरित किया करता था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विजयालय द्वारा। चोल शासक विजयालय द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। पांड्यों को हराकर उसने तंजौर पर अधिकार कर लिया तथा नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। विजयालय पल्लवों का सामंत था। अगला प्रश्न है, किन राजाओं के द्वारा नागरथ को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन यू, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैन ग्रंथ कथा कोश में नागदत्त नामक एक व्यापारी की कथा दी गई है, जो धन उपार्जन करने के लिए 500 जहाज़ों को लेकर समुद्र यात्रा के लिए चला था। मार्ग में उसके जहाज एक ऐसे स्थान पर फंस गए जो पहाड़ियों से घिरा था। नागदत्त ने अपनी विपत्ति की सूचना एक तोते के पैर में बांधे हुए पत्र द्वारा बाहर भेजी। यह पत्र सुवर्ण द्वीप के राजा सुंदर के हाथ लग गया और उसने नागदत्त को संकट से उधार दिया। अगला प्रश्न है, अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के फ्रांस ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था। फ्रांस में हुई क्रांति ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की भावना को जन्म दिया, जिसके पश्चात फ्रांस ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग TRE 2 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।